स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज कॉमर्स इजीली पे। जी हां, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे इस प्यारे से थंबनेल के जरिए क्या बताने की कोशिश की गई है भाई, आप लोगों के लिए लेके आए हैं आपकी अकाउंटेंसी का पार्ट बी यानी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर नंबर 9, राइट। वन शॉट में, एक ही शॉट में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी पार्ट 1 हम कर चुके हैं, जहां पे मैंने आप लोगों को यह बताया था कि एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आखिर होते क्या हैं। हमने समझा था, हमने देखा था कि एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम इंक्लूड करते हैं बैलेंस शीट, राइट। उसके अलावा हम क्या इंक्लूड करते हैं सर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जी हां, एंड व्हाट एल्स डू वी इंक्लूड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी? याद कीजिएगा, बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। आते हैं आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट्स भी और नोट्स टू अकाउंट्स भी। सही बात है भाई, बैलेंस शीट बनाएंगे चाहे स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाएंगे, अगर उसमें कुछ डिस्क्रिप्टिव तरीके से आपको बताना था तो उसके लिए हम प्रिपेयर करते थे हमारे बहुत ही मजेदार से नोट्स टू अकाउंट्स, जो ये बताएंगे कि बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ P&L में आने वाले एक पर्टिकुलर आइटम के अंदर और क्या क्या इंक्लूड होता है। हमने बहुत गहन अध्ययन किया था बैलेंस शीट के आइटम्स का भी। हमने देखा था कि कंपनी की बैलेंस शीट अब वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है। वर्टिकल फॉर्मेट की बैलेंस शीट की एक खूबी हमने ये भी देखी थी कि उसमें ना सिर्फ करंट ईयर का डेटा होगा बल्कि पास्ट ईयर का डेटा भी होगा। अब सवाल यही उठता है कि सर करंट ईयर का डेटा देना तो समझ आता है, बैलेंस शीट हो चाहे स्टेटमेंट ऑफ P&L हो, करंट ईयर का डेटा हमें यह बताता है कि इस साल अगर हम स्टेटमेंट ऑफ P&L की बात करें तो इस साल हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या स्टेटमेंट ऑफ P&L एक तरह से आपकी मार्कशीट जैसा है। जैसी आप लोगों की मार्कशीट आती है जिससे यह पता चलता है कि भाई साल भर जो एकेडमिक गतिविधियां आप लोगों ने की थी, एकेडमिक एक्टिविटीज जो आप लोगों ने की थी, उनका फाइनल रिजल्ट आखिर निकल के क्या आया। इसी तरह साल भर बिजनेस ने जो फाइनेंशियल एक्टिविटी की है उनका एंड रिजल्ट क्या निकल के आया है, यह बताता है आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L। वहीं अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट के बारे में तो बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन डिपिक्ट करती है। फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो जिस तरह से होती है आपकी रैंक लिस्ट कि पिछले साल के मुकाबले, अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले या अपने दोस्तों के मुकाबले आप कहां पे स्टैंड करते हैं, आपकी कितनी असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, क्या है फाइनेंशियल पोजीशन आपकी कंपनी की आफ्टर कंडक्टिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड। सही है। अब बात वही आई कि सर जब एक साल का डेटा हमारे सामने है तो हमें पिछले साल के यानी पास्ट ईयर के डेटा क्यों वहां साथ में प्रदर्शित किए जा रहे? उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आज आपके इस चैप्टर के साथ हम देखने जा रहे हैं। क्या है वो कॉन्सेप्ट? वो है जी एनालिसिस का कॉन्सेप्ट। अभी आप लोगों ने पार्ट 1 में भी चैप्टर का नाम तो यही देखा था कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी एनालिसिस पार्ट 1, आपने यही पढ़ाया हमें पार्ट 1 में भी, लेकिन पार्ट 1 में हमने एनालिसिस से रिलेटेड कोई बात नहीं करी थी। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को सिर्फ अवगत कराया था बैलेंस शीट में दिखने वाले अलग अलग आइटम से, कौन सा आइटम के सब हेड के अंदर आता है, और वहां हमने आपको बताया भी कि उसी तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वो प्रैक्टिकल आपका जो एग्जाम होता है प्रैक्टिकल वाला 20 नंबर का वहां पे पूछा जाए, या आपके 80 मार्क्स का जो मेन बोर्ड एग्जाम होता है वहां भी जब आपके 20 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात आती है तो वहां पे ये सवाल आपसे पूछा जाता है, जहां पे आपसे यही बात आएगी कि एक आइटम आपको बता दिया गया, उसके बारे में आपको यह बताना होगा कि ये आइटम बैलेंस शीट के कौन से सब हेड के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल सन्ड्री डेटर्स को कहां दिखाएंगे? सन्ड्री डेटर्स को हम असेट साइड पे कहां दिखाते हैं? असेट साइड पे करंट असेट्स में। करंट असेट्स में कौन सा सब हेड होता है सर? सब हेड होता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स, करेक्ट। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। दे कैन बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या लेंथी क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है इसके बेसिस पे। अब वो तो बात थी सिर्फ ये समझने की कि व्हाट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस, या क्या क्या आइटम्स हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आते हैं, ये हमने देख लिया था पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 के साथ हम थोड़ा सा एडवांस्ड होके आगे बढ़ेंगे, जहां मैं आप लोगों को समझाऊंगा एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके सामने प्रेजेंटेड हैं, अब आपको करना क्या है? आपको करना है जी अध्ययन। एनालिसिस यही तो होता है, गहन अध्ययन।
बहुत अच्छे से स्क्रूटनाइज करना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, क्योंकि जैसे हर घर कुछ कहता है वैसे हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कुछ कहानी बयां करता है। तो हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ ना कुछ आपसे कहना चाहता है। बात यह है कि आपको अब वो सुनना और समझना सीखना है। तो चलिए फिर देर किस बात की, फटाफट आगे बढ़ते हैं। हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी पार्ट 2। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें समझना है वो ये है कि आखिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के थ्रू। तो समझिएगा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फैक्ट फाइंडिंग एंड breaking down the complex set of numerical information into a simpler and easy to understand interpretation। बहुत ही मजेदार बात कही, बहुत कुछ कह गए, एक पैराग्राफ के रूप में अगर देखें तो बहुत कुछ कहा है, लेकिन हमें फोकस करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। कहने का मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस उस प्रोसेस को कहते हैं, किस प्रोसेस को, जहां पे आप फैक्ट फाइंडिंग कर रहे हैं। फैक्ट फाइंडिंग का क्या मतलब होता है, आजकल आप लोगों ने देखा है कई स्थितियां, कई अवस्थाएं ऐसी होती हैं, आपके पास एक न्यूज आ जाती है और उसके बाद उस न्यूज का होता है जी फैक्ट चेक, कि क्या ये न्यूज सच में वास्तविक कोई खबर है या ऐसे ही उड़ाई गई अफवाह। तो बिल्कुल उसी तरह आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फैक्ट चेकिंग करना होता है। कहने का मतलब जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल पोजीशन एज द केस में बी, यानी आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ P&L रखा है या बैलेंस शीट रखी है, तो उसमें दी गई जानकारी कितनी एक्यूरेट है। सबसे पहले हमें यही पता लगाना होगा कि जो कुछ उसमें दिखाया गया है, दर्शाया गया है, क्या वो सत्य है या नहीं, कितनी सच्चाई है उसमें। फैक्ट चेकिंग एंड ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। एक नॉन कॉमर्स वाले बंदे के लिए एक बैलेंस शीट या एक स्टेटमेंट ऑफ P&L को समझना एकदम ऐसा है जैसे किसी फास्ट बॉलर की बाउंसर से सामना करना। बिल्कुल आमना सामना अगर हो जाए किसी फास्ट पेसर की बाउंसर से, तो बिल्कुल वैसा ही फील होता है, थोड़ा सा घबराया हुआ, थोड़ा सा डरा हुआ कि एक बाउंसर आई है, ऑलमोस्ट हेलमेट पे लग गई, या मान लीजिए लग ही गई थी, तो उसके बाद अगली बाउंसर जो आ रही होगी उससे डील करते टाइम पे जो एक झिझक हो, हेजिटेशन हो, नर्वसनेस हो, एंजाइटी हो, बिल्कुल वैसा ही होगा एक नॉन कॉमर्स पर्सन के लिए अगर मैं उनके सामने एक बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ P&L रख दूं, क्योंकि उनके लिए वो सिर्फ अंक हैं जिन्हें किसी एक तरीके से सजाया या जमाया हुआ है, बस दैट इज ऑल। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये बात है कि आप मुझे कह रहे हैं अच्छा जी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये रहा, इतना है, पिछले साल इतना था, बस मुझे नहीं पता रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या क्या इंक्लूड हुआ है, उसके अलावा अदर इनकम है, आपके पास एक्सपेंसेस के कई सारे आइटम्स हैं, इन आइटम्स का क्या हिसाब है, इन आइटम्स का क्या नतीजा है, इन आइटम्स का फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, आई हैव नो आइडिया एट ऑल इफ आई एम अ नॉन कॉमर्स पर्सन। A person who does not understand commerce, who has not studied commerce, will find it very difficult to relate to these terms. So analysis में हमारा मेन मकसद क्या होता है, एनालिसिस में मेन मकसद होता है इसी डेटा को, जो इंफॉर्मेशन अभी हमारे सामने है, जिसे रॉ हम बोल सकते हैं, इस रॉ इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट करना कि एक आम इंसान भी उस चीज को देख के इतना तो समझ जाए कि अच्छा यहां पे क्या कहने की कोशिश हो रही है। घबराइएगा मत, अभी देखेंगे कि किस तरीके से हम उस डेटा को बहुत इजी टू अंडरस्टैंड इंटरप्रिटेशन के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए जी, सबसे पहले अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो फीचर्स की अगर बात करी जाए तो यहां पे आपके सामने 3 फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर क्या कहता है, टू प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग डेटा इन अ सिंपलर फॉर्म। अभी मैं आपको यही समझा रहा था, कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग डेटा, एब्सोल्युटली द बैलेंस शीट कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय अ लेमैन। सीधी सीधी बात है, मैं उन्हें कहता हूं इतना प्रॉफिट पिछले साल का था और इतना इस साल का है, मैं सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस उनके सामने रखूं, उसके बाद मैं पूरा स्टेटमेंट ऑफ P&L उनके सामने रखूं, वो थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। उन्हें पता करना है, मुझे ये बताइए पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या हम बेहतर पोजीशन में हैं या नहीं। अब ये कैसे पता लग सकता है,
कई बार आप देखेंगे सिचुएशन ऐसी होगी, मैं कहूंगा पिछले साल का नेट प्रॉफिट ये था, इस साल का नेट प्रॉफिट ये है। मैं कहता हूं पिछले साल का नेट प्रॉफिट 5 लाख था, इस साल का नेट प्रॉफिट मेरा 10 लाख का हुआ है। जाहिर सी बात है 5 लाख का एकदम इंक्रीज यानी 100% जंप मारी है हमने। लास्ट ईयर इफ द नेट प्रॉफिट वाज 5 lakhs and this year if the net profit is 10 lakhs, that means it is a 100% इंक्रीमेंट। पिछले साल के प्रॉफिट के मुकाबले हमने 100% ग्रोथ करी है। बट क्या ये ग्रोथ एक्चुअली में ग्रोथ के रूप में दिखा सकता हूं मैं? क्या ये ग्रोथ बिल्कुल वही चीज रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है जो मैं आपसे उम्मीद करता हूं एज एन इन्वेस्टर, एज अ पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड मनी और हु इज अबाउट टू या थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग? क्या ये ग्रोथ हमेशा के लिए कंटिन्यू होगा? क्या उसमें कोई ऐसा आइटम ऐड है जो अनएक्सपेक्टेड आइटम है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सेल्स तो आपकी सेम ही है, पिछले साल जितनी सेल थी उतनी ही सेल इस साल भी करी। आपके पास एक जमीन पड़ी हुई थी जो आपने बहुत भारी कीमत, बहुत ऊंची कीमत पे ऊंचे दाम बेच दी। दैट इज अ विंडफॉल प्रॉफिट। विंडफॉल प्रॉफिट मतलब जो कभी होगा, वंस इन अ ब्लू मून, ये सब टर्म आपने सुने हुए हैं। सदियों में एक बार, सालों में एक बार होने वाली चीज है। मैं हर साल जमीन बेचता हुआ नहीं घूम सकता, इतना बड़ा जमींदार नहीं है, बिजनेस है। जमीन थी उसको सेल आउट करा, ठीक है, वी नीडेड फंड्स, तो कैपिटल asset was sold. This is capital profit. It is not a revenue profit, not of a recurring nature. लेकिन मान लीजिए सेल वही थी तो प्रॉफिट तो 5 लाख ही होना चाहिए था। हम कह रहे हैं 10 लाख है क्योंकि 5 लाख का हमें जमीन बेच के फायदा हुआ है। अब क्या ये रिपोर्ट मैं किसी इन्वेस्टर के सामने रखूंगा और वो ये समझ नहीं पाए, वो ये समझते हैं कि यार पिछले साल 5 लाख का प्रॉफिट था, इस साल 10 लाख, मतलब सीधे सीधे दिन दोगुनी रात चौगुनी वाली तरक्की चल रही है बिजनेस की, वो बहुत खुशी खुशी इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन यही चीज अगर मैं इस तरीके से डिपिक्ट करके या प्रेजेंट करके उनके सामने रखता कि देखिए, हम अगर अपने शुद्ध लाभ की अगर बात करें, यानी ट्रू प्रॉफिट की अगर बात करें, सच्चे प्रॉफिट की अगर बात करें, तो हमारी सेल्स पिछले साल जितनी थी उतनी ही इस साल भी है, तो हमारा प्रॉफिट भी उतना ही हुआ है जितना पिछले साल था। ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको दिख रहा है, ये तो अनएक्सपेक्टेड या एबनॉर्मल नेचर का प्रॉफिट है, एबनॉर्मल गेन है ये, जो बार बार होगा नहीं। अगर ये डेटा अब इन्वेस्टर के सामने है, तब इन्वेस्टर 2 बार सोचेंगे कि यार पिछले साल इतना ही प्रॉफिट, इस साल भी उतना ही, मतलब मेहनत तो उतनी हुई है, सेम मेहनत की गई है, सेम प्रॉफिट कमाया गया है, तो इस साल हमने क्या ऐसा एक्स्ट्रा कर लिया। वहां से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चालू हो सकती है, मदद करेगा डिसीजन मेकिंग में। सही है। तो सबसे पहला फीचर है प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग डेटा इन अ सिंपलर फॉर्म। द नेक्स्ट फीचर इज to classify items given in the statement of P&L and the balance sheet in relevant and related groups. दूसरा काम यह होता है एनालिसिस का कि जो कुछ भी डेटा आपके बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ P&L में दिया हुआ है, उन्हें समराइज करके, कंबाइन करके, क्लासिफाई करके इस तरीके से प्रेजेंट कर देना ताकि जो रेलेवेंट और रिलेटेड ग्रुप्स वाला डेटा है, विच मींस डेटा विच इज रेलेवेंट फॉर डिफरेंट पार्टीज। अभी आगे आप देखेंगे और पीछे आप 11th में पढ़ भी चुके हैं, द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देयर आर इंटरनल यूजर्स एंड देयर आर एक्सटर्नल यूजर्स। डेटा रिक्वायरमेंट दोनों की अलग अलग होती है। इंटरनल यूजर्स को अलग तरह का डेटा चाहिए होगा, एक्सटर्नल यूजर्स वुड रिक्वायर अ डिफरेंट सेट ऑफ डेटा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प्स यू इन क्लासिफाइंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द बैलेंस शीट एंड द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकॉर्डिंग टू द यूसेज एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये इसका सेकेंड फीचर है। अगला फीचर क्या आता है? अगला फीचर आता है टू मेक कंपैरिजंस बिटवीन डिफरेंट ग्रुप आइटम्स टू इंटरप्रेट वेरियस कंक्लूजंस। दैट इज the most important feature of financial statement analysis। क्या? कंपैरिजन करने में मदद करना, फैसिलिटेट द कंपैरिजन। कंपैरिजन विथ whom? कंपैरिजन खुद से भी, अपनों से बेहतर से भी। देखिए, कंपैरिजन अपनों से बेहतर करने में ही सबसे ज्यादा फायदा है, बिकॉज बेहतर जो है वो अगर हम बेंचमार्क लेके चल रहे हैं तो हम कम से कम उतना एफर्ट करेंगे टू अचीव दैट पर्टिकुलर पोजिशन। If you compare yourself from someone who is below your level,
then that is not a comparison, that is just you trying to prove that you are better, which is already proven. वो आपसे नीचे हैं तो आप उनसे बेटर हैं, ये साबित हो चुका है ना। इसके लिए इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करनी है? मेहनत आपको करनी होगी अपने से बेटर से कंपेयर करके कि वो मेरे से बेहतर हैं, उनकी उस लेवल तक या उस पोजीशन तक मुझे पहुंचने के लिए क्या क्या करना होगा। और अभी खुद से भी कंपेयर करें कि अभी मैं पिछले साल के मुकाबले या पिछला जो भी पीरियड था उस पीरियड के मुकाबले अभी किस पोजीशन पे हूं। सो इट हेल्प्स विथ कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप आइटम्स टू इंटरप्रेट wealth maximization. That is it. If you are an investor or the owner of a business, आपका प्राइमरी मोटिव है क्या? जो पैसा लगाया है वो बढ़ना चाहिए जितना बढ़ सकता है। That is what wealth maximization means. Simple question. You invest 1 crore in a business or you start a business with 1 crore. What is your ultimate motive? ये 1 करोड़ ही वापस आए या एक का आधा हो जाए, 50 लाख हो जाए, ये है आपका मोटिव? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। अगर ये आपका मोटिव है देन आई एम सॉरी टू टेल यू, आप एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं हो सकते। आपका मोटिव इफ यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस विल ऑलवेज बी इस एक का कैसे 5 करना है, उस 5 का कैसे 10 करना है, 10 को कैसे 100 करना है। सिंपल सी बात है, इट्स एज सिंपल एज दैट। और ये सिर्फ इन्वेस्टर या ओनर की बात नहीं, आप बैंक में भी अगर पैसा जमा करा रहे हैं तो क्यों जमा करा रहे हैं? ताकि उस पर इंटरेस्ट अर्न कर सके ना, वो बैंक में पड़ा रहे और वहीं बस पड़ा रहे, इस मोटिव के साथ नहीं इन्वेस्ट करते हैं आप। सो एज एन इन्वेस्टर और एन ओनर योर मोटिव वुड ऑलवेज बी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। करेक्ट है? अच्छा, अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी। आपका बिजनेस 1 साल चल रहा है, 2 साल चल रहा है, 3 साल चल रहा है, 4 साल चल रहा है, 5 साल चल रहा है, प्रॉफिट होता है, हर साल प्रॉफिट हो रहा है। मान लीजिए शुरुआती डेज में हम मान के चलते हैं, एनी न्यू बिजनेस, एक्सेप्शनल केसेस अलग, बट नॉर्मली ए न्यू बिजनेस फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर द फर्स्ट 2 years ऐसा कुछ मान के देखा जाता है कि भाई प्रॉफिट नहीं होगा, थोड़ा लॉस होगा, फिर एक आएगा इक्विलिब्रियम या ब्रेक इवन पॉइंट जिसको बोला जाता है नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। उसके बाद यू स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट। तो चलिए ठीक है, मानते हैं 5 साल में बढ़ते बढ़ते आपके प्रॉफिट्स होना शुरू हो रहे हैं। तो प्रॉफिट्स जो हो रहे हैं उनका एक स्टडी आप करेंगे, एनालिसिस आप करेंगे। यू विल नीड टू नो व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग। क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा है, ये आप जरूर जानना चाहेंगे। एब्सोल्युटली, यू विल बी डाइंग टू नो दैट। आपको ये पता करना ही होगा कि भाई क्या काम कर रही है चीज और क्या नहीं कर रही, क्योंकि आपको यह पता करना है कि जो चीजें काम कर रही हैं उन पे और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया जाए, एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, सो दैट वो और बेटर काम कर सके, सो दैट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो सके। और जो चीजें काम नहीं कर रही हैं उन्हें कर्टेल किया जा सके, ठीक किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके या बंद किया जा सके, सो दैट जो प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है या लॉस हो रहा है, जैसा भी केस है, वो ना हो, which would result in wealth maximization। तो एनालिसिस तो चाहिए पड़ेगा, ये पता लगाना है ना कि क्या चीज चल रही है, क्या चीज नहीं चल रही है। What works and what doesn't can only be found out by analysis of your financial statements। The next point, जैसा मैंने कहा, we divide you as management और employees। Management employees क्या होता है इनका मोटिव बताइए? मैनेजमेंट हो या एम्प्लॉय हो, इनका मोटिव क्या रहता है? इनका मोटिव सिंपल वर्ड्स में अगर किया जाए तो इनकी अर्निंग, राइट? मतलब सैलरीज हो गई, बोनसेस हो गए, कमीशंस हो गए, इंक्रीमेंट्स हो गए, अप्रेजल्स हो गए, व्हाटएवर यू से, इनका ये है कि भाई अर्निंग्स है, जॉब सिक्योरिटी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट दैट कैन ऑल्सो बी लिंक्ड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हाउ? Understanding the facts which are resulting in us earning profits, the activities that we are conducting in such an efficient manner कि उस वजह से हमारे प्रॉफिट्स बहुत बढ़िया हो रहे हैं। प्रॉफिट्स होंगे और कुछ हिस्सा तो इन्वेस्टर के पास जाएगा, सही बात है, लेकिन कुछ हिस्सा इन्हें भी तो मिलता है। कंपनीज की पॉलिसीज होती हैं, प्रॉफिट होंगे, दिवाली बोनस मिलेगा जी, न्यू ईयर बोनस मिलेगा, इंक्रीमेंट्स आएंगे साल में, करेक्ट? तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टेड रहेंगे, तो इनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जरूरी होता है। वी टॉक अबाउट आउटसाइडर्स। हु आर द आउटसाइडर्स? आउटसाइडर्स बहुत सारे हो सकते हैं। सरकार है, स्कॉलर्स हैं,
टैक्स अथॉरिटीज हैं, सब बहुत सारे क्रेडिटर्स हैं, मेनी पीपल कंस्टिट्यूट दी आउटसाइडर्स इन केस ऑफ अ बिजनेस। इनका मोटिव क्या रहेगा? इनका मोटिव अलग अलग हो सकता है। तो यहां पे मैं क्या कहूंगा, एज पर रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट बोले तो भाई आपकी क्या जरूरत है, आप एज एन आउटसाइडर हैं, आप एज एन आउटसाइडर हैं, यू आर अ क्रेडिटर, यू आर अ लेंडर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आप लोन देते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट क्या हुई? आपकी रिक्वायरमेंट हुई पता करना कि भैया लोन जो देंगे वो वापस मिलेगा या नहीं, विच मीन्स द क्रेडिट वर्दीनेस, द रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज योर नीड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. You will analyze the financial statements of a company to understand whether that company has an appropriate repaying capacity, credit limit है या नहीं है, credit worthiness है या नहीं है, सिबिल स्कोर क्या है. सिबिल स्कोर यही तो होता है, what is your credit worthiness, your ability to repay a loan that you might have taken from any financial institution. बात करें टैक्स अथॉरिटीज की, your ability to pay the taxes, how much taxes should be collected from an organization that is earning profits. गवर्नमेंट जब टैक्स रेट इंप्लीमेंट करती है, टैक्स रेट में चेंजेस लाती है, जो भी टैक्स से रिलेटेड डिसीजंस होंगे वो एक एवरेज बेसिस पे होते हैं ना, इंडस्ट्री वाइड एप्लीकेबल होते हैं. ऐसा नहीं होता कि एबीसीएन कंपनी पे ये रूल, XYZ पे ये रूल, PQR पे ये रूल, नहीं. The rules are applicable industry wide. So for that also, the analysis of financial statements need to be conducted. It needs to be conducted so that you can know, अच्छा इंडस्ट्री वाइड नॉर्म्स ये चल रहे हैं कि भाई इतना इतना प्रॉफिट होता है तो इस पे एक ये वाली टैक्स रेट लगाना सही रहेगा. दैट इज वाई एज एन आउटसाइडर योर नीड वुड बी एज पर द रिक्वायरमेंट. ठीक, चलिए अब देखें जरा. सबसे पहला काम क्या कि टाइप्स क्या क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के. बिल्कुल सही है भाई, टाइप है. सबसे पहला जैसा आप देख सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन डेटा यूज्ड. कहने का मतलब जो डेटा जनरेट हो रहा है वो डेटा किसके पास जा रहा है, हु इज द एंड यूजर ऑफ द डेटा. सबसे पहला क्या आया, एक्सटर्नल एनालिसिस. अभी अभी आपको समझाया है. एक्सटर्नल एनालिसिस का मतलब, एक्सटर्नल एनालिसिस का मतलब हुआ एनालिसिस conducted by external users. अभी बताया आपको, जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट जो आप बोलते हैं, उस बिजनेस एनवायरनमेंट के बाहर लोकेटेड जो एंटिटीज हैं वो जो डेटा यूज करेंगी उनके लिए जो एनालिसिस करे जाएंगे दे विल बी कंसिडर्ड. एंड द सेकेंड वुड बी, क्या होगा दूसरा जी, दूसरा होगा इंटरनल एनालिसिस. इंटरनल एनालिसिस इसका बिल्कुल उल्टा हो गया. क्या, एनालिसिस कंडक्टेड बाय इंटरनल यूजर्स. सिंपल सी बात, जो एनालिसिस एक्सटर्नल यूजर्स कर रहे हैं वो एक्सटर्नल एनालिसिस में आ गया. जो एनालिसिस या जो डेटा इंटरनल यूजर्स के लिए यूजफुल होने वाला है, जो एनालिसिस वो डेटा जनरेट करके दे विच वुड बी यूजफुल फॉर इंटरनल यूजर्स विल बी कॉल्ड इंटरनल एनालिसिस. सो ये तो बेस्ड ऑन डेटा यूज्ड. आगे आता है बेस्ड ऑन मोडस ऑपरेंडी, विच मींस मोड ऑफ ऑपरेशन. मोडस ऑपरेंडी का मतलब ये होता है मोड ऑफ ऑपरेशन. किस तरीके से, मतलब एनालिसिस जो आप करेंगे वो उसका किस तरीके से किया जाएगा, व्हाट वुड बी द मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनालिसिस. सो मोड ऑफ ऑपरेशन, मोड ऑफ ऑपरेशन बोले तो एनालिसिस किस बेसिस पे कर रहे हैं, मतलब क्या आप मोड रख रहे हैं, ऑपरेशन किस तरीके का है, या व्हाट काइंड ऑफ एनालिसिस वुड यू लाइक टू डू. सो the kinds of analysis that you normally do are, one is considered the horizontal analysis और दूसरा होता है जी आपका vertical analysis. अब इसको समझिएगा. horizontal बोले तो ये है जी horizontal, है ना. horizontal होता है parallel to the ground. vertical बोले तो ये
परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। जैसा आपने देखा था कंपनी की बैलेंस शीट पहले होती थी हॉरिजॉन्टल, असेट्स लायबिलिटीज, लायबिलिटीज असेट्स, जिस भी साइड बोले। अब हो गई है जी वर्टिकल। शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है, वर्टिकल बैलेंस शीट होगी, जिसमें पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज फिर असेट्स आएंगे। वर्टिकल बोले तो इस तरीके से। तो अब इसी को समझिएगा। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में मैंने क्या बात करी, ऐसे, और ऐसे अगर होगा तो क्या होगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, मतलब 1 ईयर देन द नेक्स्ट ईयर देन द नेक्स्ट ईयर। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में एनालिसिस इज डन by comparing data between two accounting periods। एनालिसिस अगर एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के बीच में कंपेयर करके करेंगे तो वो होगा जी आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो वर्टिकल एनालिसिस क्या हो गया, एनालिसिस इज डन बाय कंपेयरिंग डेटा अगेंस्ट डेटा of the same year। ठीक है, चलो फिर तो ये काम हो गया कि भाई हमने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस मतलब एक ही डेटा को हम अलग अलग ईयर्स के डेटा के अगेंस्ट कंपेयर कर रहे हैं। मतलब जैसे मैं प्रॉफिट की बात करता हूं, इस साल का प्रॉफिट पिछले साल के प्रॉफिट से, अगले साल का प्रॉफिट इस साल के प्रॉफिट से, ऐसे कंपेयर करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल हुआ। अब अगर मैं बात करूं वर्टिकल की, तो वर्टिकल में बात ये हुई कि भाई इस साल के खर्चे इसी साल के प्रॉफिट का कितना परसेंटेज है। अगर मैं ऐसे कंपैरिजन कर रहा हूं, वो हो गया मेरा वर्टिकल एनालिसिस। देखा, प्रॉफिट इधर है, खर्चे इधर है, इन खर्चों को इसी साल के प्रॉफिट से कंपेयर करना इज वर्टिकल एनालिसिस। इस साल के खर्चों को इस साल के प्रॉफिट से कंपेयर करना इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब बात आती है द टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्या क्या टूल्स होंगे? टूल्स होंगे जी आपके 4, जिनमें से 2 टूल्स हम आज ही पढ़ेंगे। उसके अलावा जो 2 टूल्स होंगे वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो आपके कोर्स के अगले चैप्टर्स हैं, जिनके वन शॉट्स हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। तो सबसे पहला टूल है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट, द अदर टूल इज कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब यहीं पे बात आ गई, ये हॉरिजॉन्टल है जी, नाम आ गया ना, कंपैरिजन। अभी आपको क्या समझाया, हॉरिजॉन्टल क्या था, ये रहा साहब, क्या इसको इससे कंपेयर कर रहा हूं मैं, पिछले साल के खर्चे इस साल के खर्चों से कंपेयर हो रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल हो गया। कॉमन साइज इज योर वर्टिकल एनालिसिस, नाम में ही है कॉमन साइज, मतलब इस साल के खर्चे इस साल के प्रॉफिट का कितना हिस्सा है, इस साल का ग्रॉस प्रॉफिट इस साल की रेवेन्यू का क्या परसेंटेज है। तो कॉमन साइज इज योर वर्टिकल एनालिसिस। देन यू हैव नंबर 3 रेशियो एनालिसिस। सुना सुना लग रहा है, चैप्टर है अलग से इसके बाद जो आएगा। और लास्ट है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यही 4 टूल्स आपके क्लास 12th के सेशन 2024 के कोर्स में इंक्लूडेड हैं, और ये चारों इंक्लूडेड हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो होने वाला है जी बड़ा ही मजेदार हमारा सेशन, जिसमें आपके प्रैक्टिकल ये 2 एक साथ आपको आज मैं कवर करवा दूंगा। विल स्टडी कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जहां पे हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी देखेंगे और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L भी देखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे हम कॉमन साइज में, पहले कॉमन साइज P&L देखेंगे और फिर कॉमन साइज बैलेंस शीट पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देर किस बात की, फटाफट आगे चलते हैं। तो जैसा मैंने कहा, सबसे पहले लेके आए हैं आपके लिए क्या, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट। अब यहां पे बात समझना, बैलेंस शीट आप लोग सब जानते हैं। बैलेंस शीट अगर मैं फॉर्मेट यहां सीधा सीधा बनाऊं, क्रूड फॉर्मेट है, घबराना मत। यहां पे अपने क्या आता है सर, यहां आती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, ये आ गई। इसमें कई सारी चीजें आएंगी, शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, और उसके बाद आपका आ जाता है असेट्स। असेट्स में नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स, करेक्ट।
इसके आगे आपके पास होगा डिपेंडिंग, दोनों साइड हो सकता है, तो इसीलिए यहां भी घबराना नहीं है। यहां आपके पास करंट ईयर डेटा होगा, यहां आपके पास प्रीवियस ईयर डेटा होगा। ये तो क्वेश्चन में होगा आपके पास, करंट ईयर प्रीवियस ईयर की साइड चेंज हो सकती है। बहुत ध्यान रखना है अपने को, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इस चीज का, क्योंकि इसके बाद वाला जो कॉलम है वो इसी चीज पे डिपेंडेंट है। दैट इज नोन एज द एब्सोल्यूट चेंज, जो रुपीस में मेंशन होगा, और उसके साइड में हमारा आएगा एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज। ठीक है, जो परसेंटेज में दिखाया जाएगा। अब ये एब्सोल्यूट चेंज आखिर है क्या भला सर? कोई सा भी आइटम ले लो, किस साइड? इस साइड का, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का हो, असेट का हो, डजंट मैटर। फॉर एग्जांपल इफ आई से शेयर कैपिटल, ठीक है, मैं कहता हूं शेयर कैपिटल की बात करते हैं। हम चलते हैं, करंट ईयर शेयर कैपिटल इज 10 लाख, ओके। प्रीवियस ईयर शेयर कैपिटल वाज 8 लाख। व्हाट वुड बी द एब्सोल्यूट चेंज? सोच के देखिए, एब्सोल्यूट चेंज क्या होगा सर? एब्सोल्यूट चेंज होगा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। पहली बात तो ये हुई, एब्सोल्यूट चेंज वुड ऑलवेज बी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ये आपका एब्सोल्यूट चेंज है, ठीक है। क्या आ गया? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। सर एब्सोल्यूट चेंज है हमारे पास 2 लाख। सीधी सीधी बात है, 10 में से 8 हटा दो, 2 लाख बचे। आते हैं एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज पे। ये होगा एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। दिस इज व्हाट द फॉर्मूला फॉर एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेजेस। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, सिंपल सी बात, डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू कर दो जी 100। क्या आ गया? कितना आता है? ये तो सारे के सारे जीरो कट हो गए, ठीक है। ये कितना आया सर? 2 4 4 और 100 कितना होता है सर? 25%। कहने का मतलब आपका जो शेयर कैपिटल है इस साल पिछले साल के मुकाबले 25% इंक्रीज हो गया है। दिस इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। तो हम क्या कह रहे हैं? पिछले साल जो आपकी शेयर कैपिटल थी उसके मुकाबले इस साल की शेयर कैपिटल 25% इंक्रीज होके आ गई। दिख गया आपके सामने सीधा सीधा। दिस इज व्हाट अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट वुड बी रिप्रेजेंटेड एज। अब इसको समझिए इस तरीके से कि अगर आपको कोई और जानकारी भी नहीं है तो मैं यहां क्या कह रहा हूं, एब्सोल्यूट चेंज और एब्सोल्यूट इंक्रीज या डिक्रीज की परसेंटेज मैं आपको बता रहा हूं। मैंने बोला एब्सोल्यूट चेंज पॉजिटिव है 25%, मैं ऐसे लिखूंगा, नेगेटिव होता तो मैं ब्रैकेट में डाल देता। सही है, यहां तक साथ है मेरे? चलिए, तो अब बात ये आई, अगर आप लेमैन भी हैं, आपको नहीं पता कि ये सब क्या है, लेकिन एक सिंपल बंदा भी ये चीज समझ सकता है। परसेंटेज आपको प्राइमरी क्लासेस में सिखा दिया जाता है कि परसेंटेज कैलकुलेशन क्या होता है, ठीक है। मुझे सिर्फ इतना समझाना है कि अगर ये ब्रैकेट में होता तो नेगेटिव है, ब्रैकेट में नहीं है इसका मतलब पॉजिटिव है, यानी इंक्रीज हो रहा है। अब यहां पे मैं बता सकता हूं क्या कि भाई शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है 25%। अब इसको सोच के ही देख लो, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है 25%, तो आपके दिमाग में पहला सवाल क्या आएगा? किसके मुकाबले इंक्रीज हो रही है, कहां से इंक्रीज हुई है? तो वहां मैं आपको बोलता हूं पिछले साल से। तो आप बोलते हैं पिछले साल से, जरा बताओ कैसे। मैं दिखाता हूं, देखो पिछले साल कितनी थी? 8 लाख थी। इस साल कितनी है? 10 लाख है। बढ़ी कितनी? 2 लाख। वो 2 लाख पिछले साल की जो 8 लाख है उसका क्या परसेंटेज है? 25%। अब आपके दिमाग में आई बात समझ में कि अरे हाँ यार, बात तो सही है, पिछले साल 8 लाख, इस साल 10 लाख, मतलब इस साल हमने 25% इंक्रीज कर दी शेयर कैपिटल। 25% शेयर कैपिटल इंक्रीज करने का मतलब उससे आप और सवाल पूछ सकते हैं कि क्या ये शेयर कैपिटल एक्चुअली में पैसा लेके आई? क्या हमने बोनस शेयर तो नहीं इशू कर दिए थे? बोनस शेयर्स में पैसा नहीं आता। आप अपने बोनस शेयर्स में अपने पास पड़े कैपिटल रिजर्व्स को कन्वर्ट कर देते हैं इन योर शेयर होल्डिंग। फुल्ली पेड बोनस शेयर्स वही होते हैं जब आपके पास शेयर नहीं आते, मतलब पैसा नहीं आता, शेयर इशू कर दिए जाते हैं। तो यहां से और 2-3 सवाल स्टेम आउट कर गए ना। ये तो मैंने एक पूछा, लेकिन अगर इसको इस पौधे की तरह माने या पेड़ की तरह माने तो अभी यहां से इतने सारे सवाल आ गए कि इंक्रीज हुआ, किसके मुकाबले इंक्रीज हुआ। अच्छा, वो समझा दिया, तो फिर क्या इसमें
पूरा का पूरा पैसा आया था या नहीं, मतलब बोनस शेयर्स तो नहीं थे। तो अब आप देखिए एक सवाल से आप कितना कुछ और पूछ सकते हैं, ब्रांचिंग आउट कितनी हो रही है। दैट इज व्हाट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प्स यू विथ। सवालों के जवाब निकाल रहे हैं भाई साहब, सवालों के जवाब ढूंढ के दे रहे हैं आपको। आप एक सवाल पूछ रहे हैं, आपको 2 जवाब मिल रहे हैं, है ना। चलिए तो अब इसको समझते हैं और अच्छे से विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। यू हैव द एग्जाम्पल राइट इन फ्रंट ऑफ यू। आप देख सकते हैं आपके पास बैलेंस शीट है सैंपल लिमिटेड की 31 मार्च 2021 और 2022। आपको कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। देखिए करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये ध्यान रखना है पहले कि हमारे पास डेटा कैसा है। हो सकता है इसमें कोई चीज कम भी हो रही हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई चीज पिछले साल के मुकाबले कम भी आ जाए। अभी तो ये एग्जांपल वैसा है, आपको सब बढ़ा हुआ ही दिख रहा है। देयर इज अ सिचुएशन, देयर माइट बी अ सिचुएशन जहां चीजें कम भी हो रही होती, क्या करते तब हमें उस तरीके से चीजों को ट्रीट करना होता। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या हुआ हमारा, सबसे पहला काम ये हुआ कि आप यहां से डेटा देख पा रहे हैं। शेयर कैपिटल कितनी है सर, 15 लाख से 18 लाख हो गई है ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना है सर, हमें सबसे पहले यहां पे ये डेटा एज इट इज कॉपी करके लिख देना है कि 15 लाख पिछले साल, 18 लाख इस साल। यहां पे देखिएगा आप, अब हमारा 21-22 ही है, तो शेयर कैपिटल में मैं लिखता हूं यहां पे सर 18 लाख है और यहां पे सर 15 लाख है ना। सही है, हाँ सर सही है। अच्छा, एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज या डिक्रीज क्या हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है। कितने से हो रहा है सर, इंक्रीज है 3 लाख का, सिंपल 3 लाख का इंक्रीज है। 3 लाख का इंक्रीज है, कितने पे है ये याद है ना फॉर्मूला, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो कर दो 3 लाख 15 लाख। अगर इसको आगे आप करना चाहें, मैंने आपके लिए कैलकुलेशन की स्पेस खाली छोड़ी है, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं भाई, 3 लाख है, ये अपने बिल्कुल रफ की तरह मान के चलिएगा, 3 लाख बाय 15 लाख इंटू 100 कितना आ गया, सोच के देखो, ये गया ये गया ये गया ये गया, 15 बाय 3 कितना आता है 5, कितना हुआ 20%। सही है, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे सर, इंक्रीज है 20%। यही मैंने आपको पीछे भी समझाया था विद द हेल्प ऑफ आवर एग्जाम्पल। चलिए आगे क्या बोलता है जी, रिजर्व एंड सरप्लस 7 से 4 लाख के हो गए, ठीक है, 4 लाख से 7 लाख के हो गए। तो हम यहां पहले 4 लाख लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं जी 7 लाख, हो गया। तो रिजर्व एंड सरप्लस भी आपके पास है, मैंने थोड़ा सा ऊंच नीच किया होगा, कोई बात नहीं, ये शेयर होल्डर फंड नहीं है, दिस इज रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ रहे हैं आपके 3 लाख से, सही है। अब इसकी भी जरा हम यहां कैलकुलेशन कर दें, तो ये तो हो गया आपका पहला वाला। अगला क्या बोल रहे हैं हम, रिजर्व एंड सरप्लस सर 3 लाख और बेस ईयर जो था हमारा प्रीवियस ईयर में 4 लाख ही था, इंटू 100 कितना आ जाता है, ये आता है सीधा सीधा 75%, सर 75% आ रहा है हमारा आंसर, सही है। तो हम यहां पे क्या लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं जी 75%। अब शेयर होल्डर फंड इन दोनों का टोटल है, शेयर होल्डर फंड कितना आता है, ये तो यहां भी आएगा। हाउ मच इज दिस सर, दिस इज 25 लाख, दिख रहा है आपको, सीधी सीधी बात। ये 19 लाख है, ये भी दिख रहा है आपको, सीधी सीधी बात है। ये तो टोटल आ ही गया ना, 6 लाख है, 3-3 लाख से दोनों चीजें बढ़ी हैं, 6 लाख है। अब यहां पे परसेंटेज बता दो, इनका टोटल मत कर देना क्योंकि परसेंटेज बिल्कुल वैसे ही निकलेगी, 6/19, 6/19। अब इसको इतना बड़ा बड़ा मत लिखें, इसको यहां सिर्फ इतना लिखें, 6/19 इंटू 100 इज इक्वल्स टू कितना आया, बस ये निकालना है आपको। 6/19 इंटू, मतलब ये मान के चलो थोड़ा 30% से ऊपर ही होगा क्योंकि ये 3 बार तो चला ही जाता 18 के हिसाब से, है ना। तो यहां पे आप 3 तो लिख ही सकते हो, तो 33.33 तो गारंटीड है। तो इसका अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है दैट कम्स टू, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आएगा 31.578 समथिंग है, तो हम उसको राउंड ऑफ करके बोल देते हैं 31.58%। तो हम इसको सॉल्यूशन में यहां दिखाएंगे कि ये आ रहा है जी 31.58%, ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की। चलिए देखिए क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या कहता है। 9 लाख 13 लाख 4 लाख से बढ़ गया, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये तो यहां पे पूरा हो गया। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात करें यहां पे, हाँ ठीक है हमारे पास जगह है, 13 लाख
और 9 लाख, डिफरेंस है 4 लाख का। सही है। परसेंटेज बता दो। 4/9, फिर वही बात, कुछ 2 से ज्यादा ही आ रहा होगा। अरे कितना है सर? 4/9 इंटू 100 कितना आ गया बताइए जरा, कितना होता है? 4/9 इंटू 100, ये आएगा जी आपका तकरीबन 44.44%, 44.44%। तो इसे ही हम यहां पे दिखा देंगे, ये आ गया 44.44%। ठीक है। आगे आइए ट्रेड पेबल्स पे। ट्रेड पेबल्स जरा देखें कितना कहता है। 2 लाख से 280 हो गया, यानी 80,000 से बढ़ गया। तो हम यहां पे तो लिख देते हैं कितना, 280। और कुछ थोड़ी है अपने पास, देखो जरा पीछे। अच्छा ओके सॉरी, ट्रेड पेबल्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी है। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के लिए हम नीचे जगह ले लेते हैं, हमारे पास वो डेटा आ नहीं पाया था। यहां पे मैं लिख देता हूं STP। ठीक है। तो ट्रेड पेबल्स आपके पास कितने हैं? ट्रेड पेबल्स हैं जी 7/20 के, 7/20 के हैं, 1 मिनट, 7/20 6 लाख। तो यहां जरा हम इसको इरेज कर दें एक बार। ठीक, यहां लिखते हैं हम जरा, ट्रेड पेबल्स हमारे पास हैं 7/20 और 6 लाख। ठीक है, 1,20,000। बोलने की बात ही नहीं है, 6 और 12 मैं सीधा सीधा बोलूंगा सर, ये तो 20% ही आएगा। हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जो कि 2 लाख से 2,80,000 हुए हैं। तो ये 280 हुआ, ये 2 लाख थे। नेट इंक्रीमेंट है 80,000, एब्सोल्यूट चेंज जो है 80,000 से बड़ा है। 80,000 2 लाख का 40% होता है या नहीं? सीधी सीधी बात बताइए। बिल्कुल सर होता है। अब इसका भी टोटल लगा लो। इसका टोटल, थोड़ा सा हम जगह ज्यादा ले रहे हैं, घबराइए मत, कोई गड़बड़ नहीं है उसमें। इसका टोटल लगा लें तो ये टोटल आता है कितना? ये आता है सर 10 लाख। 7/20 और 280 10 लाख है। ठीक है। ये टोटल आता है कितना सर? ये 6 और 2 ये आता है 8 लाख। करेक्ट है। इसका टोटल कितना हो गया? 1, 20 और 80, ये हो गया सर 2 लाख। दिख ही रहा है आपको 8 और 10 का चेंज, और 8 और 10 का चेंज पीछे अपन ने एग्जाम्पल में लिया था 25% है। आ गया। तो 25%, 44.44% एंड 31.58%, दीज आर दी एब्सोल्यूट चेंजेस दैट वी हैव। ये एब्सोल्यूट चेंजेस हमारे सामने हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं जरा हम आगे बढ़ के असेट्स की। तो असेट्स में जैसा कि आप देख सकते हैं, फिक्स्ड असेट्स हैं 21 और 16, 5 लाख से बढ़ोतरी हो रही है। फिक्स्ड असेट्स में आपके पास हैं टैंजिबल, है ना, और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। इसको हम यहां पे सेकंड कैटेगरी हम ले लेते हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। और हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास है जी करंट इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है। इन्वेंट्री हमारे पास यहाँ है, जगह हमारे पास जगह का थोड़ा सा इशू है, तो घबराइए मत, हम कर लेंगे उसको, एडजस्ट कर लेंगे इसमें। ठीक है। तो टैंजिबल असेट्स आपके कितने कितने बताए हमने? हम बता रहे हैं भैया 21 और 16। ठीक है। तो टैंजिबल असेट्स यहां पे मैं लिख रहा हूं 21 लाख, यहां पे आता है जी 16 लाख। एब्सोल्यूट चेंज क्या है सर? एब्सोल्यूट चेंज है 5 लाख। किसका? 16 लाख का। अब इसको कैलकुलेट कर लें, यहां पे हमारे पास जगह तो है ही, 5/16 इंटू 100 लगा लो। कितना करोगे इसका? 5/16, 5/16 कितना आ जाएगा? सोच के देखो। 3 तो आना ही आना है, 3.2, राइट। ये आता है जी 3.2। 100 डिवाइडेड बाय 3.2 कितना आएगा? देखें जरा, 100 डिवाइडेड बाय 3.2 निकाल लेते हैं अपन, बिल्कुल निकलेगा आंसर, ऐसी क्या बात है। तो 100 डिवाइडेड बाय 3.2 31.25% आ रहा है, ये 31.25%। दैट इज व्हाट इट इज कमिंग टू। तो यहां पे मैं आगे क्या लिख दूंगा सर? ये तो आ रहा है 31.25%। अब बात करते हैं हम नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं 5 और 4 लाख। ये है 5 लाख, ये है जी 4 लाख। ठीक है।
एब्सोल्यूट चेंज आया 1 लाख, किसका? 4 लाख का, जो कि आप जानते हैं होता है 25%। 1/4 ही हुआ, 1/4 25% है, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। इन्वेंट्रीज 6.5 और 5, 1.5 लाख का इंक्रीमेंट है, सीधी सीधी बात। 6.5 लाख और 5 लाख, हम क्या बोलेंगे? 1.5 लाख का इंक्रीमेंट है, जो कि 5 लाख का होता है 30%, है कि नहीं? 5 लाख का 10%, एक जीरो हटाएंगे 50,000, 30% कितना हो गया? 3 गुना कर दो, 1.5 लाख, वही है 1.5 लाख। आगे बढ़े, ट्रेड रिसीवेबल्स 12.5, 8.5। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे पास है नहीं, हम यहां बीच में ऐसा लिख देते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, इसमें आया नहीं था वो, तो 12.5 और 8.5 लाख कितना आता है? डिफरेंस है सर 4 लाख, तो 40/85 ये आएगा हमारा। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे? 40/85 इंटू 100, 5 से करोगे तो 8 बटा ये कितना आएगा? 17। 8/17 इंटू 100 ये करना है हमें, निकाल के देखें। 8 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 100, 47.05, सही है? 47.06 कर लीजिए इसको, 47.06% ये आ गया जी आपका ट्रेड रिसीवेबल्स। 47.06, हाँ 47.06%। अब लास्ट एंड फाइनल आइटम, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। 2.5 से 3 लाख हो गए साहब, 50,000 से बढ़ गए। ये है 3 लाख, ये है 2.5 लाख, कितना आ गया? इंक्रीमेंट है सर 50,000, जो कि कितना होता है? 2.5 लाख का 10% हुआ 25,000, डबल है 50,000 यानी 20%। अब इसमें भी टोटल आपको वैसे ही करने कि नॉन करंट असेट्स का टोटल लगा लो, इन दोनों का टोटल, मतलब 26 और 20 तो 6 लाख, तो 6 लाख 20 का कितना आ गया? 30% आ गया। और इन तीनों का टोटल लगा लो, कितने कितने सर? 6.5 और 12.5 हो जाता है, कितना होता है? 6.5 और 12.5 19, 19 और 3 22, 22 और ये कितना है? 8.5 और 2.5 कितना हो गया? 11, 11 और 5 16, तो आपके पास ये है 22 और ये है 16, 6,000 का, सॉरी 6 लाख का डिफरेंस है। 6 लाख बटा 16 लाख इंटू 100, तो टोटल एब्सोल्यूट परसेंट चेंज भी आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये था अपना क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंपैरेटिव बैलेंस शीट, जिसका सॉल्यूशन भी देखा हमने, और हमने क्या देखा? हमने उसके कैलकुलेशंस के लिए अलग से एक जगह बना दी थी, वहां पे हमने कैलकुलेशन भी कर ली। तो यही फॉर्मेट हमें एग्जाम में भी फॉलो करना है, बस कैलकुलेशन अगर रफ करोगे तो पीछे करके आना। ठीक है, रफ करेंगे आप, पीछे पीछे दिखा देंगे, बस फॉर्मूला लिख देना वहां कि एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला ये है, आपने एब्सोल्यूट परसेंटेज ये निकाली है। ठीक है, चलिए अब इसी तर्ज पे हम देखेंगे अपना कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो हमने देखा है अपना स्टेटमेंट ऑफ P&L, यही होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्या क्या होता है? सबसे पहले होता है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यहां भी वही बात, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट चेंज जो कि रुपीस में होगा, और एब्सोल्यूट चेंज जो कि परसेंटेज में होगा। ठीक है, ये तो हम देखेंगे ही देखेंगे। चलो, अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद हमारे साथ होती हैं अदर इनकम्स, और फिर उसके नीचे ये जो भी टोटल आता है, फिर हमारे यहां से भाई साहब एक्सपेंसेस चालू हो जाते हैं। एक्सपेंसेस के अलग अलग हेड्स आते हैं। टोटल एक्सपेंसेस, तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस आप बोलते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। माइनस करते हैं हम टैक्स, तो निकल के आता है PAT, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सेम प्रोसीजर, वही चीज रहेगी। देखते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ अ वेरी वेरी नाइस एग्जाम्पल। हमारे सामने एग्जाम्पल क्या कहता है? सैंपल लिमिटेड का अब हमारे पास आ गया है स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ P&L क्या कह रहा है भैया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60-45, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 30, 22.5, डेप्रिसिएशन 7.5, 6, अदर एक्सपेंस 15-50, 10, टैक्स रेट
30%, 30%। अब ये सीबीएसई ने 2016 में पूछा भी है, हमने इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, चलो तो देखते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या आएगा सर? सबसे पहले हमारे पास आएगा जी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमारा पूरा P&L बना है, हमें इसमें से कुछ कुछ चीजें ही चाहिए। हमें क्या क्या चीजें चाहिए? हमें सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए 60 लाख और 45 लाख। चलिए देखते हैं, 60 लाख और 45 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब पीछे एक बार देख लो भैया, 21 22, ये 22 है वो 21 है, तो 60 इस साल 60 लाख है और ये 45 लाख है। What is the absolute change? सर एब्सोल्यूट चेंज तो 15 लाख का है, क्योंकि हमें 15 की टेबल आती है। 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, तो 15 4 जा 60, तो 15 लाख से इंक्रीज हो रहा है, दिख तो रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मुद्दा ये है, हाउ मच इज इट एज अ परसेंटेज? कितना निकालोगे? सीधी सीधी बात आती है, 1/3, 3 होता है मतलब 33.33%। बात हो गई सीधी सीधी। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में डायरेक्ट इंक्रीज है जी 33.33%। डन, राइट। अदर इनकम है हमारे पास? नहीं है सर, फॉर्मेट था, कोई बात नहीं, अदर इनकम नहीं है। टोटल रेवेन्यू क्या? टोटल वही आई सर, ये 60 लाख की आएगी, ये 45 लाख की आएगी, ये एब्सोल्यूट चेंज 15 लाख ही आना है, और ये टोटल में एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज 33.33% ही आना है। ठीक है, आप कहते हैं अगला है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, 30 लाख एंड 22,50,000। कहां है एम्प्लॉय बेनिफिट? देखो देखो, ये रहा। एम्प्लॉय बेनिफिट कितना है सर? एम्प्लॉय बेनिफिट अभी आपने बताया करंट ईयर तो 30 लाख है और पिछले साल का है 22,50,000। बोले तो एब्सोल्यूट चेंजेस 7,50,000। निकाल लो 7,50,000। यहां भी मैं बता देता हूं, आंसर आएगा 33.33% ओनली। व्हाई? बिकॉज द एब्सोल्यूट चेंज इज 7,50,000 विच इज 1/3 ऑफ 22,50,000। 7.5 की टेबल अगर आती है, 15 की आती है तो 7.5 भी आती है। सिंपल सी बात है। अगर 15 की आती है और आप ये देख सकते हैं ये एग्जैक्टली आधे हैं, तो फिर परसेंटेज सेम ही रहेगा ना। सिंपल सी बात है, एग्जैक्ट आधा है, 60 का आधा 30, 45 का आधा 22.5, तो डिफरेंस भी 15 का आधा 7.5 ही आया है। तो जो परसेंटेज यहां थी वही परसेंटेज यहां भी आएगी। अब ये कॉमन सेंस वाली चीजें, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे अपन, ये तो देख के समझना था कि इसका आधा है इसका आधा है, बात खत्म। तो जो परसेंटेज इसमें आनी है वही परसेंटेज यहां भी आएगी। अब बात करते हैं 7.5 और 6 की। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन है आपका ये रहा, 7.5 लाख का डेप्रिसिएशन, 6 लाख का डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर। डेप्रिसिएशन आपका बढ़ गया है 1.5 लाख से। 1.5 लाख और 6 लाख का क्या रिलेशन आएगा? सोचिए, 15/60 की बात कर रहे हैं हम। अभी 15 की टेबल रिसाइट करवाई थी, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 4 है तो ये कितना आ गया? ये आता है सर 25%, सीधा सीधा। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि इसका तो परसेंटेज आ रहा है सर 25%। ठीक है, ओके जी। अब आता है हमारे पास अदर एक्सपेंस, 15,50,000 और 10 लाख। अदर एक्सपेंस ये रहे 15,50,000 और ये है हमारे पास 10 लाख। अब इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है सर, 5,50,000 का तो इंक्रीज है, 10 लाख पे है तो मतलब डायरेक्टली 55% हो गया सर, काम खत्म। अब आते हैं हम टोटल एक्सपेंसेस पे। टोटल एक्सपेंस कितने हुए? 30 और 15 45, 45 और 50 50 जोड़ दो 8, यानी यहां पे अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूं तो ये तो आता है 53 लाख। 45 और 8 ये कितना है? 22.5 और 16 38 50, 53 और 38 50, 14,50,000 रुपए का डिफरेंस होगा मेरे हिसाब से। 7.5 और 1 50 हो गया 9, 5 50 बिल्कुल सही जवाब था मेरा। 14,50,000 हमारा एब्सोल्यूट चेंज का टोटल है एक्सपेंसेस का। अब इसका कैलकुलेशन करना है, यानी कि 1450 3850। भाई एक तो सिंपल सी चीज समझ लो, 5 है तो
डिवाइड तो आराम से हो जाना, मतलब 5 का आना है तो ये इसको छोटा तो हम कर ही सकते हैं। तो 145 डिवाइडेड बाय 385 परसेंटेज आता है जी 37.66। तो 37.66% का टोटल एब्सोल्यूट चेंज आ रहा है, 37.66%। ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया सर? प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 60 का टोटल रेवेन्यू, 53 के टोटल एक्सपेंस, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7 लाख हो गया ना अपने आप। यहां पे 45 है, 3850 है, यहां पे सर आ जाता है 6,50,000। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा 50,000 रुपए से बढ़ा है। 50,000 अपॉन 650, यानी मैं यहां पे क्या लूं, एक कैलकुलेशन 50 अपॉन 650, ये गया ये गया ये गया 13। तो 100 में 13 कितनी बार जाता है सोच के देखो, 100 में 13 कितनी बार गया, तो उतना परसेंटेज आप बता दोगे मेरे को। 13 कितना होता है, 13 7 जा 91, तो 14 टाइम्स जा सकता है ना, 98 होता है। तो 14 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आ जाएगा ये। 14 मतलब 98, 2 बचा तो फिर से 2 नहीं 13, 2 बचा तो 1, सॉरी 13। तो हम यहां 1 लिख देते हैं, 14.1, फिर 7 बचा तो 13, 6 जा 78, तो 5 जा 65। तो 14.15 समथिंग परसेंटेज आएगा ये। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देते हैं 14.15%, यहां पे आ जाएगा जी 14.15%। अब आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स रेट देखिए जरा, 30% है दोनों ही साल। 7 लाख का 30% कितना हो गया, 7 लाख का 10% 70,000, 30% उसका 3 गुना यानी 2,10,000। 6,50,000 का, अब 6,50,000 के साथ थोड़ा सा खेल होगा, हम यहां नीचे और लिख देते हैं, ये आ जाएगा जी 4,90,000। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 650 का, 6 लाख का 3%, सॉरी 30% कितना होता है, 1,80,000। 50,000 का 30% कितना हुआ, 15,000। तो 180 प्लस 15 आपका आ जाता है 1,95,000। 6.5 में से 2 लाख कम करते 4.5 होता, उसमें 5,000 और जोड़ दो तो 4,55,000। यहां बता दो कितना आया, एब्सोल्यूट चेंज कितना आ रहा है, 2, 10 और 195। सर ये आ रहा है 15,000 का, और ये कितना आ रहा है 490 और 455, सर ये आ रहा है 35,000 का। बस अब जो लास्ट एंड फाइनल काम रह रहा है 15 बाय 195, 35 बाय 455। तो ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूं, 15 बाय 195 इंटू 100, और क्या था, और है हमारा 35 बाय 455। ठीक है, ये दोनों कैलकुलेशंस आपके लिए होमवर्क है, 35 बाय 455 इंटू 100। बोथ ऑफ देम आर योर असाइनमेंट्स फॉर दिस सेशन। ये दोनों आपको सॉल्व करके वहां अपने डेटा लिखना है। ठीक, तो भाई कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो या अपना स्टेटमेंट ऑफ P&L हो, हमने देख लिया। कहने का मतलब हमारा जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस था, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस तो हमने निपटा दिया है साहब। अब बात आती है अपने वर्टिकल एनालिसिस की, यानी सेम ईयर के डेटा को सेम ईयर के किसी एक बेस से आपको कंपेयर करना होगा। तो यहां पे फिर वही बात आई, हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L। अभी पीछे देखा स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट, तो हम अच्छे से समझ गए हैं। अब स्टेटमेंट ऑफ P&L में हमारे पास क्या आएगा, अब तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में अभी हमारे पास यही बात आएगी। यहां आपके वो आ गए भैया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, फिर आपकी एक्सपेंसेस आ गई, तो टोटल एक्सपेंस आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है, लेस कर दोगे टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, दो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस कर देंगे हम टैक्स, तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, यहां पे वही बात आएगी आपकी, करंट ईयर भी होगा, प्रीवियस ईयर भी होगा। अब की बार आप जो एब्सोल्यूट परसेंटेज कंपैरिजन करेंगे वो होगा अगेंस्ट वन आइटम ओनली। क्या होगा, एब्सोल्यूट फिगर्स आएंगे आपके, ये अब आगे कुछ नहीं करना, ये हो गया, डेटा आपके पास है। अब आपको यहां पे निकालना होगा परसेंटेज ऑफ RFO, परसेंटेज ऑफ RFO, और यहां पे अब आपको करंट ईयर
ओ सॉरी, करंट ईयर लिखना है, वो आई हो गया, वाई कर देते हैं इसको। तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, मतलब अब जो भी आइटम्स नीचे आ रहे हैं वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का क्या परसेंटेज है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम पिछले साल के डेटा को बेस ले रहे थे। ये लास्ट ईयर हमारा क्या रेवेन्यू कितना था, तो इस साल कितना है, चेंज जो हुआ उसको पिछले साल के रेवेन्यू पे बेस लेके हम परसेंटेज बता देते थे कि इतना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। अभी तक हमने इंक्रीज के क्वेश्चन देखे थे, यहां से हमारा काम चेंज हो रहा है क्योंकि दिस इज वर्टिकल एनालिसिस। तो अब हर डेटा को मैं कंपेयर करूंगा अगेंस्ट अ सिंगल बेस। ये अब मेरा बेंचमार्क या बेस है। आई विल कंपेयर इट अगेंस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ओनली। तो आरएफओ को आरएफओ से ही कंपेयर करेंगे तो परसेंटेज चेंज क्या आएगा, या परसेंट ऑफ आरएफओ क्या बोलूंगा, 100% है। उसी तरह आगे हर आइटम हम देखेंगे कि वो अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का क्या परसेंटेज है। इसी तरह बैलेंस शीट में हम क्या देखेंगे, टोटल ऑफ द बैलेंस शीट का क्या परसेंटेज है। तो फटाफट से देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल कि हम कैसे सैंपल लिमिटेड का कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा, देखिए दोनों ईयर्स हैं, 14 लाख, 10 लाख, 60, 50, 956, 77, 50. Now this is interesting, 47 and 50. A negative in the change in inventories means it's a benefit for you. It's not an expense, it's a revenue. तो इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी है, टैक्स रेट बता रखी है जी 50% है। चलो, तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या, हम देखते हैं यहां पे अपना डेटा पुट इन करके। यू हैव रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 14 लाख, 10 लाख, ठीक है, यहां उठा के रख देते हैं। सर यहां पे आ गया हमारा, ग्रीन से कर लें क्या, नहीं यार ग्रीन से करके अच्छा नहीं लगेगा, एक मिनट ठहरिएगा, ग्रीन नहीं, रेड कलर रेड ही रखते हैं अपन। चल, तो हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 14 लाख और 10 लाख। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, हमने ईयर चेंज कर दिया है, 20-21 यहां है, 21-22 वहां है, 20-21, 21-22, तो 10 और 14 ऐसे लिखेंगे हम। यहां पे क्या आएगा सर, यहां पे 10 लाख आएगा, यहां पे 14 लाख आएगा, कोई चेंज की बात नहीं है। परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे निकालो, 10 लाख बाय 10 लाख इंटू 100 कितना आएगा सर, ये तो हमेशा 100% है, हमेशा ध्यान रखना, दिस विल ऑलवेज बी 100%। ऑब्वियसली इसका इसी पे बेस लेके अगर परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा तो 100 ही है ना, ये खुद का 100% ही है यार, तो दिस विल ऑलवेज बी 100%। लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट आइटम। अदर इनकम है 60 और 50। अब यहां पे बात आती है, अदर इनकम आपकी क्या आ रही है, 60,000 और 60 और 50 है ना। हमने डेटा हमें अब उल्टा पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, अब से उल्टा पढ़ेंगे डेटा, क्यों, ये 50 है और ये 60 है। अब 50,000 10 लाख का कितना है, जीरो हटाते चलो, ये 3 गए, ये 3 गए, एक गया, क्या बचा, 5/100, 5/100 मतलब सीधा सीधा साफ है 5%। यहां भी 21-22 है, ध्यान रखिएगा, 2020, 21 एंड 21, 22। तो ये हमने ले लिया भैया। इसका कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास हमारी कैलकुलेशन शीट है, कितनी है, 6/140, यही बोल सकते हैं, इंटू 100, यही आएगा। देखें जरा पीछे, ये सारे जीरो हट गए, ये 4 जीरो यहां से गए, 4 जीरो यहां से गए, यहां 140 बचा, यहां 6 बचा। अब कर लो, 6/140 इंटू 100 कितना आएगा, 6/140। इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं 3/70। कैन दिस बी सिंप्लीफाइड, यस सर, ये गया। तो 30/7, 30/7 कितना आता है, 30 डिवाइडेड बाय 7, 4 तो 28, 2 बचता है तो 1, फिर 6 बचेगा तो कितना आएगा, 8। तो मैं बोल सकता हूं दिस इज कमिंग टू अप्रोक्सीमेटली 4.18 और समथिंग %। इसको एक बार हम जरा चेक कर लेते हैं कि अगर हम बात करें 6 डिवाइडेड बाय 140, एक मिनट, परसेंट की अगर बात करें 4.28 है, सॉरी माफ, हाँ ये 4.28 है, यस 4.28% है, बिल्कुल सही। तो हम क्या बात करेंगे, इसका अगर डेटा मेरे को लेना, ये तो मैं बता चुका, दिस इज कमिंग टू 4.28%। अब आगे बढ़े,
वी हैव टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या हो गया, सीधी सीधी बात है, इसको ऐड कर दो 10,50,000 एज अ परसेंटेज ऑफ दिस 105 हो गया ना, इसी का ही तो टोटल आएगा, सिंपल सी बात है। ये हो गया 14,60,000 एज अ परसेंटेज ऑफ दिस, इसका टोटल कर दो 104.28%। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की हमें आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये इसका इतना ही परसेंटेज हो सकता है जितने की हमने अभी अभी यहां कैलकुलेट करके डेटा बता दिए, ये इसी का ही टोटल आएगा। सिंपल है, इट विल ऑलवेज बी इक्वल 100 + 5 105%, क्योंकि ये इसका 5% ही है, तो ये उस 5% को इंक्लूड करके ही बना है ना। दिस इज 100 + 5 ओनली, दिस इज 100 + 4.28 ओनली। तो ये हमेशा हमारे लिए बहुत सुविधा है, यहां पे हमें अलग से टोटल वाला दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, माथापच्ची नहीं है अपने लिए। चलिए अब एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो एक्सपेंसेस हमारे पास जो फॉर्मेट है उसमें तो सिर्फ एक्सपेंस है। यहां आपके पास एक्सपेंस 4 हैं, क्या क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, अदर एक्सपेंसेस, चेंज इन इन्वेंट्री एंड एम्प्लॉय बेनिफिट। आपके पास यहां अगर देखें हमारे पास एक्सपेंसेस सिर्फ एक ही कैटेगरी है, वैसे चाहिए तो आप अलग अलग, वैसे परसेंटेज आपको निकालना होता है, अलग अलग निकालना होता है, हम यहीं निकाल के बता देते हैं। यहां कैसे आएगा देखो, 950 14, 77 14, 47 ये पॉजिटिव है और 2 14, इसी तरह ये इसका, ये इसका, ये इसका और ये इसका। ये तो निकालना बहुत आसान है हमारे लिए। 60%, 5%, 5%, 15%, बात खत्म, सिंपल सी बात है। 60%, 5%, 5% एंड 15%, वी आर डन। तो एक्सपेंसेस का टोटल यहां पे तो हम लगा सकते हैं, इसका कितना आ रहा है देख लीजिए, 6 और 1 लाख 7, 7 और 1 50, 8,50,000। तो इस साल का जो एक्सपेंस है वो हमारे पास है 8,50,000। टोटल में हमारे पास है 8,50,000। टोटल कितना हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का, इट वुड बी 85%। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का है, इससे नहीं ध्यान देना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 85% है। हम बात करते हैं यहां पे अगर हम देखें 950, 77 47 को एडजस्ट कर दो, 47 पॉजिटिव है, 47 मतलब उसमें से माइनस होना है, खर्चा नहीं है, वो हमारा फायदा हुआ है। तो 950 तो है, 77 और 47 में 30 आ गया, तो 950 और 30 980, 980 और 2 11,80,000। यहां पे हम बात करेंगे 11,80,000 की। 11,80,000 14 लाख का क्या परसेंटेज है, हम यहां निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है। 118 11,80,000 है और 14 लाख है। हमारे पास यही डेटा आएगा अगर सारे जीरो हम हटा देते हैं, 4 0 4 0, तो 118/140। ना 118/140 कैन बी सिंप्लीफाइड। इसको अगर हम क्या करें, 118 तो हमारा हो जाता है 59, ये हो जाता है 70, 59/70 इंटू 100, ये तो हम इसको बोल सकते हैं 590 डिवाइडेड बाय 7। देखो आप लोगों के लिए मैं ऐसे करूंगा, सीधी सीधी बात है, मुझे कोई इश्यू नहीं है। 7 8 56, कितना बचा 3, कैरी डाउन 0 4, कितना हो गया 28, 2.0 कितना हो गया 20.2, 14, एक और 0 6 8 56। अब यहां पे हम बोल सकते हैं 84.28%। तो ये आ रहा है आपका 84.28%। एक्सपेंसेस हैं 84.28% ऑफ योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, ये तो आ गया आपका। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल दो भाई, टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंस कितना आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है सर 2 लाख। 10.5 लाख में से 8.5 लाख हटा दो, यहां पे एक लाइन बना देते हैं अपन, और 1460 में से 1180 हटा दो, 80 जोड़ोगे 1260, तो 2,80,000। अब आ गया मजेदार, रेवेन्यू अगर आप देखेंगे दोनों का 20% ही है, जो प्रॉफिट है, सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 20% इन बोथ द केसेस। यहां से देख सकते हो
टोटल रेवेन्यू 105, टोटल एक्सपेंस 85, डिफरेंस कितना आ गया 20%, टोटल रेवेन्यू 104.28%, टोटल एक्सपेंस 84.28%, क्या डिफरेंस आ गया 20%। अब समझे बात को, हमारे 2 सालों के नेट प्रॉफिट्स 80,000 का डिफरेंस होगा, लेकिन रेवेन्यू का 20% ही है। जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है उसका 20% ही आ रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नाउ वी मूव टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स रेट इज इक्वल इन बोथ द ईयर्स। इनकम टैक्स आपका आ जाएगा जी यहां पे 1 लाख और यहां पे 1,40,000। 50% है, कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, इसका आधा ही होगा यानी 10%। ये भी आ गया 10%। पीएटी क्या होगा? पीएटी बाकी बचा हुआ होगा सर। बचा हुआ क्या है? वही 50% है, तो ये 1 लाख आ गया पीएटी और ये 1,40,000 आ गया पीएटी। वो भी क्या होगा? रेवेन्यू का 10% और 10%। सिंपल। अब ये सब आपने देखा, एनालिसिस अब यहां से समझेंगे ना हम कि भाई हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं पिछले साल के मुकाबले इस साल का प्रॉफिट हमारा 80,000 से बढ़ तो गया है, लेकिन अगर हम रेवेन्यू को स्टैंडर्ड रख के देखें कि रेवेन्यू को बेस लें, तो पिछले साल की रेवेन्यू से हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले साल की रेवेन्यू का 20% है। इस साल का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस साल की रेवेन्यू का 20% है। तो हमारा स्टेडी रेट ही दिख रहा है ना, इंक्रीज नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं होती दिख रही। द रेट ऑफ इंक्रीज इज स्टेडी। टैक्स रेट बीइंग द सेम, हम बोलेंगे कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा स्टेडी रेट पे ग्रो किया है। सेम रेट दैट वी अर्नड लास्ट ईयर। सेम रेट किस पे? रेवेन्यू पे। जो हमारी रेवेन्यू थी उस पे 10% की हिस्से से या 10% के हिसाब से हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले साल हुआ था, और इस साल की जो रेवेन्यू थी उस पे 10% के हिसाब से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस साल हुआ है। तो एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज एन ओनर, एज एन इन्वेस्टर, एज अ मैनेजमेंट पर्सन, एज एन एम्प्लॉय और एज एन आउटसाइडर, आपके लिए अब ये डेटा इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि ये डेटा बता रहा है रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट हमारा स्टेडी ग्रोथ पे है, स्टेडी चल रहा है। देयर इज नॉट एन इंक्रीज, देयर इज नो डिक्रीज। सही है, डिक्रीज ना होना अच्छी बात है, लेकिन इंक्रीज ना होना भी तो प्रॉब्लम हो गई ना हमारे लिए, क्योंकि आप बता रहे हैं मेरे को रेवेन्यू देखो पिछले साल के मुकाबले 4 लाख से बढ़ा। अगर इसी को मैं अपने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की बात करूं तो कितना इंक्रीज हो गया? 40% इंक्रीज इन रेवेन्यू। 4 लाख से आपने रेवेन्यू बढ़ा दिया है इस साल। 40% इंक्रीज है पिछले साल के मुकाबले। बोलेंगे तो पिछले साल 10 लाख था, इस साल 14 लाख है, मतलब 40% जंप मारी है। लेकिन देखिए जरा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर मैं बात करूं साल के रेवेन्यू से कंपेयर करते, तो जंप क्या हुआ? ग्रोथ क्या हुई? सेम स्टेडी, which means our expenses have also jumped in the same proportion ना। एक्सपेंसेस हमारे बढ़े ही हैं उल्टा, और एक्सपेंस आपको कम करने होते हैं यार। प्रॉफिट कमाने के 2 तरीके हैं, समझना, सीधी सीधी बात है। क्या करोगे? या तो प्राइस बढ़ाओगे या खर्चे कम करोगे, यही है। कीमत बढ़ा दो या खर्चा कम करो। कीमत बढ़ा नहीं सकते, कीमत बढ़ाओगे तो इकोनॉमिक्स आ जाएगी, कीमत बढ़ाओगे तो डिमांड और सप्लाई के रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। आप सप्लाई ज्यादा करोगे लेकिन कीमत बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी? इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनवर्स रिलेशनशिप है। क्या होता है? कीमत बढ़ती है, डिमांड नीचे आ जाती है, तो टर्नओवर बढ़ेगा कैसे फिर? ये टर्नओवर बोलो यार, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोलो, हाउ विल इट इंक्रीज? इफ योर डिमांड फॉल्स इन द मार्केट, इफ यू इंक्रीज द प्राइस, योर डिमांड विल फॉल इन द मार्केट। How will you compensate the profits? You cannot compensate the profits. It's as simple as that. ठीक है? तो ये आपके एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल आ गया। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की, दैट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। बस यही और हमें समझ लेना है कि भैया बैलेंस शीट के साथ क्या खेल खेलते हैं अपन। तो बैलेंस शीट में भी बात वही आई, आपके पास बैलेंस शीट होगी, बिल्कुल इसी तरह होगी। अब बैलेंस शीट में आपको पता है you have E&L, equity and liabilities, आइटम्स होंगे, you have assets, दोनों साइड का टोटल भी होगा। आपके पास करंट ईयर है, आपके पास प्रीवियस ईयर है, ये आपस में ही एब्सोल्यूट डेटा है। यहां बोलेंगे परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, ये बनेगा अगला कॉलम जिसमें आपके पास करंट ईयर भी होगा और प्रीवियस ईयर भी होगा। सिंपल सा मैटर है, सिंपल सा फॉर्मेट है।
टोटल ऑफ द बैलेंस शीट बहुत आसान है, जो भी टोटल है हर आइटम को उसी टोटल से कंपेयर करना है कि ये पूरी बैलेंस शीट का कितना हिस्सा है, कितना परसेंटेज है। दैट इज व्हाट वी नीड टू शो। ये रहा सैंपल लिमिटेड की बैलेंस शीट आपके सामने। 2021 का डेटा है, 2022 का डेटा है। करना क्या है आपको, बस ये बताना है कि शेयर होल्डर्स फंड टोटल ऑफ द बैलेंस शीट का कितना हिस्सा है, क्या परसेंटेज है। उसी तरह नॉन करेंट लायबिलिटी टोटल ऑफ द बैलेंस शीट का क्या परसेंटेज है, करंट लायबिलिटी टोटल ऑफ द बैलेंस शीट का क्या परसेंटेज है। दैट इज ऑल। तो हम यहां पे फटाफट से डेटा कॉपी करते चलते हैं। शेयर होल्डर फंड 8 और 4 हमारे पास डेटा देखिएगा, तो 4 और 8 होगा यहां पे, ठीक है। ये यहां पे हम लिखेंगे 4 लाख, यहां पे हम लिखेंगे 8 लाख। अब हम पहले सिर्फ डेटा कॉपी कर लेते हैं। नॉन करंट 2 और 5, नॉन करंट लायबिलिटीज 2 लाख 5 लाख, ठीक है। और हमारे पास है करंट लायबिलिटीज 3 और 2, तो 2 और 3 लिखेंगे हम, 2 लाख 3 लाख। टोटल हमें चाहिए क्योंकि टोटल से ही हम कंपेयर कर रहे हैं। 4 और 2 6 और 2 8, और यहां पे कितना आ गया जी, 8 और 5 13 और 3 16। अगेन ये 100 ही होगा हमेशा। टोटल ऑफ द बैलेंस शीट टेकन एज अ परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल विल ऑलवेज बी 100%। इसी तरह नॉन करंट असेट्स हैं हमारे पास 5 और 10, 3 और 6 के करंट असेट्स। तो ये हमारे पास आ गए जी 5, और ये हो गए हमारे पास 3, और ऑब्वियसली ये हमारे पास 10 आ जाएगा, और ये हमारे पास 6 आ जाएगा, क्योंकि यहां पे आपका 8 लाख आना है। बैलेंस शीट का टोटल तो बराबर ही आएगा ना भाई असेट्स और लायबिलिटीज का, और ये परसेंटेज भी 100% ही रहेगी ना, पक्की बात है। तो द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट टेकन अगेंस्ट द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट विल बी 100% ओनली। अब बता दो भाई, सीधा सीधा परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल कैसे निकालना है। 4/8 आधा है, क्या परसेंटेज आ गया सर, 50%। यहां पे क्या है, 16 का आधा है, कितना आ गया सर, 50%। अब इन तीनों का टोटल मिला के तो 100 होना है, ये तो पक्की बात है। इन तीनों का टोटल मिला के 100 होना है, ये गारंटीड बात है। कितना कितना है, ये अगर 50 है, 2 उसका आधा है, मतलब ये तो आ गया सर सीधा 25%, ये आ गया सर सीधा, बाकी बचा 25%। डन। अब इस पे आ जाओ। इसमें थोड़ा सा ऊंच नीच होगा, क्योंकि 8 लाख का बाकी बचा है, मतलब ये अब 8 था, 50% उधर चला गया, बाकी बचा 50%। 5:3 के रेशो में आपको बांटना है। अब 50 को 5:3 के रेशो में बांटोगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है। आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं जी 5 अपॉन कितना है, 5/16 ही आएगा। देखो ये 30, 5 0 गए, यहां से 5 0 गए, 5/16 इंटू 100, और दूसरा क्या है 3/16 इंटू 100। परसेंटेज बतानी है बस, कितनी कितनी आएगी, इतना सा काम है अपना। तो 16 को हम कर सकते हैं, ये 8 कर दो, ये 50 कर दो, इसको और छोटा कर दो, ये 25 हो गया, ये 4 हो गया, ये सॉरी ये तो 3 ही रहेगा, ये गया, ये गया, वही बात आई, 25 और 4, ठीक है। तो 3/4, 25 का 3/4 कितना होता है, सिंपल सा सवाल है यार। 25 का 3/4 क्या होगा, 25 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आता है 25 डिवाइडेड बाय 4, और फिर इंटू 3 कर दो। 25 डिवाइडेड बाय 4 आएगा आपका 6.25, 6.25 इंटू 3 18.75% हो गया जी जवाब। ये 18 है तो ये बाकी बचा, क्योंकि टोटल तो 50 होना था, ये आ जाएगा 31.25%। काम हो गया अपना। सिर्फ मैथ्स वाले काम है, कोई दिमाग लगाने का नहीं है। टोटल 50 ही होना था, पता है, टोटल आपका 50% ही हो सकता था, क्योंकि ग्रैंड टोटल 100 होना, उसमें से 50 तो अकेला शेयर होल्डर फंड ले गया, तो बाकी बचे 50 ही हुए। उन 50 को हमने 5:3 के रेशो में, क्योंकि हमारा यहां पे रेशो 5:3 है, उसी रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आ गया आंसर आपका 31.25 और 18.75, ठीक है। अब यहां आ जाओ जी, यहां पे अगला काम है। यहां पे सिंपल, यहां पे थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है हमारे पास, क्योंकि अब वो पूरे 8 को हमें 5:3 में बांटना है। लेकिन कायदे से आपने यहां भी जो 8 को है उसको वैसे कैलकुलेट करा था। हम क्या करते हैं, हम अब यहां पे आपके पास पूरा 100% वाला ही काम है, तो 5/8
और 3/8, 5/8 इंटू 100 और 3/8 इंटू 100। अब सिंपल सी बात है, 8 100 में 12.5 बार जाता है। ये आप नॉर्मल सोच विचार करके रख लीजिए। तो 12.5 इंटू 3, 12.5 इंटू 5, 12.5 इंटू 5 क्या हो गया? 62.5। और 12.5 इंटू 3 हो गया कितना? 37.5। तो ये तो आएगा आपका 62.5%, ये आएगा 37.5%। अब यही काम हमें यहां करना है 10/16 और 6/16। ठीक है, 10/16 इंटू 100 एंड 6/16 इंटू 100। निकाल लो, 4 से निकालोगे, ये आ गया कितना? ये आ गया सर 25, ये आ गया 4, ये गया, ये आ गया 5, ये आ गया 2। 25 इंटू 5 कितना होता है? 125 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया सर? 62.5%। अब ये 62.5 है तो ये कितना होगा? सोचा है किसी ने? सर ये अपने आप ऑटोमेटिकली बाकी बचा आ गया 37.5%। अब यहां पे बहुत ही मजेदार बात है, दोनों रेशोस बराबर आ रहे हैं। दोनों रेशो बराबर क्यों आ रहे हैं, कोई बताएगा मुझे? दोनों रेशो बराबर पता है क्यों आ रहे हैं? ये इसका दुगना है, ये 16 लाख 8 लाख का डबल है, 10 लाख 5 लाख का डबल है, 6 लाख 3 लाख का डबल है। सिंपल सी बात। तो जो रिलेशन इनका आपस में होने वाला, वही रिलेशन इनका भी आपस में होगा ना, दुगना ही तो है। परसेंटेज को फर्क पड़ता है क्या? डबल कर दोगे परसेंटेज को, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सा सवाल, 100 में से 50 नंबर आए, व्हाट इज द परसेंटेज? 50% है सर। अच्छा जी, 200 में से 100 आए तो? सर क्या बात कर रहे हो, ये भी तो 50% ही हुआ। कैसे निकाला? सर 100 का डबल किया 200 करे, 50 का डबल किया 100 करे, तो रेशो तो सेम ही रहा ना दोनों के बीच में, रिलेशन तो सेम ही रहा। अगर 50 100 का आधा था तो 100 200 का भी तो आधा ही हुआ। तो यही तो यहां पे हो रहा है। अगर 5 लाख 8 लाख का 62.5% है तो 10 लाख 16 लाख का भी 62.5 ही होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में डबल ही हुए हैं। अब यहां से समझे आप एनालिसिस का पूरा फंडा, कि अगर हम यहां बात करें तो आप देख सकते हैं कि भाई कैपिटल शेयर होल्डर फंड तो 50% ही था, मतलब बैलेंस शीट का जो भी टोटल हुआ उसका 50% तो हमारा शेयर होल्डर फंड ही दर्शाता है। लेकिन अगर मैं बाकी आइटम्स की बात करूं तो नॉन करेंट लायबिलिटीज जहां पिछले साल 25% थी बैलेंस शीट के टोटल की, इस साल 31% हो गई हैं। वहीं करेंट लायबिलिटीज जहां 25% थी, इस साल 18.75 हो गई हैं। तो यहां से काफी सारे लोग काफी सारे कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। नॉन करेंट लायबिलिटीज बोले तो ऐसी लायबिलिटी जिन्हें 12 महीने से आगे हमें रिपे करना होगा। 12 महीने के दौरान नहीं करना, 12 महीने जो अगले आने वाले हैं, अगला अकाउंटिंग पीरियड जो होगा उसके बाद रिपेमेंट करना है, विच मीन्स लॉन्गर रिपेमेंट स्केड्यूल, लॉन्गर रिपेमेंट एबिलिटी। तो आप सेफ हो ना, आपके पास ऐसा पैसा है जो 1 साल के अंदर अंदर नहीं पे करना, आपको उसके बाद पे करना है यार। तो आप थोड़े से सेफ है ना अभी। यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न, उस पैसे को इन्वेस्ट करके ढंग से बिजनेस में इस्तेमाल करके अच्छी अर्निंग्स करने का मौका है, ताकि जब उसको रिपे करने की बारी आए आप सेफ हो। वहीं अगर हम यहां बात करें तो आपके करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स में कोई फर्क नहीं पड़ा। जितना टोटल आपके पास था उसका 62% आपने, 62.5% आपने पहले भी नॉन करंट असेट्स में लगाया था, अभी भी नॉन करंट में लगाया। 37.5% पहले भी करंट असेट्स में लगता था, अभी भी करंट असेट्स में ही लगा है। तो हम अगर बात करें कि रीपेमेंट की, तो नॉन करंट लायबिलिटीज आपकी टोटल का 31% ही है, जबकि करंट असेट्स आपके पास 37% है। तो कभी अगर नॉन करंट का रीपेमेंट आ भी गया सर पे, अपनी करंट असेट्स को निकाल के आप नॉन करंट लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, समझ रहे हो बात। और करंट का पेमेंट करने के लिए वैसे ही सफिशिएंट पड़ा हुआ है, अभी दुगना है आपके पास। ये आप रेशियो एनालिसिस में पढ़ते हैं। रेशियो एनालिसिस में आप देखेंगे करंट रेशियो, योर करंट रेशियो इज ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट डबल है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट डबल नहीं बोलूंगा मैं, ये शायद एक्चुअली एब्सोल्युटली बिल्कुल 18.75 को दुगना करोगे 37.5 ही आएगा। तो ये बिल्कुल डबल है, यानी आपका करंट रेशियो इज 2:1। तो आप बहुत सेफ पोजीशन में है।
करंट रेशो का जब फॉर्मूला आप देखते हैं, इट इज करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। योर करंट असेट्स आर 37.5%, 6 लाख है, करंट लायबिलिटी 3 लाख है, एग्जैक्ट डबल है कि नहीं? एग्जैक्ट डबल आ रहा है ना। इस साल की अगर मैं बात करूं एग्जैक्ट डबल है, इस साल की बात करें तो थोड़ा मतलब 1.5 टाइम्स है, 1.5 गुना है, तो भी आप सेफ पोजीशन में है। पिछले साल आप 1.5 गुना करंट रेशो के साथ चल रहे थे, अब आप दुगने करंट रेशो के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो योर इन अ वेरी शॉर्ट टर्म जो आपकी लिक्विडिटी पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग है। 1.5 से 2 हो गया है रेशो, विच मींस यू आर इन अ स्ट्रांग लिक्विड पोजीशन। जब भी करंट लायबिलिटीज एकदम से आ धमकी कि लाओ भैया पैसे दो हमारे, तो हमें उन्हें क्या पैसा पैसा करते हैं ये नहीं बोलना पड़ेगा, बोले हाँ बिल्कुल लो पकड़ो, ये रहा पैसा तुम्हारा। सो यू आर इन अ फाइनेंशियली साउंड पोजीशन, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन इज वेरी साउंड। तो ये हुआ हमारा एनालिसिस। इस तरीके से आप एनालिसिस करके बताते हैं व्हाट योर एक्चुअल पोजीशन इज। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम क्या करते हैं जी, आपको पूरा मैंने बता दिया है अपना कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट भी। याद रखिए दीज आर वन शॉट क्लासेस। इसके आगे अगर आपको एक्सप्लेनेशंस और चाहिए या सॉल्यूशंस चाहिए, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करनी है, तो प्लीज रिमेंबर आवर लाइव बैचेस आर गोइंग ऑन। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, उदय 2.0 हमारी क्लास 11th के लिए है, शिखर 2.0 फॉर आवर क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो अपनी तैयारियों को और मजबूत अगर आपको करना है, डिटेल में किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, टॉपिक को देखना है, प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है, एंड ट्रस्ट मी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत हैं जो हम सॉल्व करवा रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू ज्वाइन आवर लाइव क्लासेस। कहां ज्वाइन करना है? आपके पसंदीदा लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज कॉमर्स इजीली पे। ठीक है जी, चलिए तो मिलेंगे बहुत जल्द आप लोगों से। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने का, इस वीडियो को देखने का। मिलते हैं, जैसा मैं कह रहा हूं, आप सभी से बहुत ही जल्दी। बाकी फॉर ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इजीली यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल दैट इज कॉमर्स इजीली। ऑब्वियसली आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस हैं उसके कमेंट्स में आके भी हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, प्लीज डू मेक श्योर टू रीच आउट टू अस। ठीक है, और ये बहुत जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करते रहें, रिवाइज करते रहें चीजों को। एग्जाम्स पास आ रहे हैं तो दीज आर ऑल्सो एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड एंड यू हैव टू डू ऑल दैट विथ अ वंडरफुल स्माइल। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिए अपना, अपनों का और अपनी सेहत का। मिलेंगे बहुत जल्द किसी और वन शॉट के साथ, बिल्कुल मिलेंगे वन शॉट के साथ। अकाउंटिंग रेशियोज का वन शॉट बचा हुआ है और कैश फ्लो स्टेटमेंट का वन शॉट भी अभी आपके सामने आना बाकी है। तो दिल थाम के बैठिए, तैयार रहिए, इंतजार कीजिए उन वन शॉट्स का। तब तक प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। ठीक है, तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनों का और अपना भी ध्यान रखें। दिस इज मी योर अकाउंटेंसी मेंटर साइनिंग ऑफ, सेइंग बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल।